नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमन टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों आज फिर से हम अपने YouTube चैनल पर नियमित रूप से कक्षाएं स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको हर क्लास बेसिक से हाई लेवल तक मिलेगी और प्रत्येक क्लास के अंदर या प्रत्येक टॉपिक के जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो सभी आपको हल करवाए जाएंगे। तो जुड़िए हमारे YouTube चैनल से जल्दी ही। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत के बारे में अध्ययन करेंगे कि विद्युत क्या होती है, विद्युत कितने प्रकार की होती है, विद्युत की सबसे पहले खोज किसने की थी और विद्युत का उपयोग क्या होता है, ये किस तरह से उत्पन्न की जाती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले विद्युत की जो खोज की थी वो यूनान के एक वैज्ञानिक थेल्स एम्बर ने की थी। थेल्स एम्बर ने सबसे पहले विद्युत की जो खोज की थी वो आज से कई वर्षों पूर्व उन्होंने खोज की थी। इनके द्वारा जो विद्युत बनाई गई थी उसको हम स्तर विद्युत कहते हैं, अर्थात स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इस विद्युत का दैनिक जीवन में कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जाता है। थेल्स नामक के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जैसे मान लीजिए ये कोई कहरवा नामक की छड़ है, इस कहरवा नामक की छड़ को किसी रेशम से घर्षण करवाया, माना कि ये कुछ समय के लिए रेशम है, इन दोनों के मध्य घर्षण करवाया तो उन्होंने पाया कि रेशम जो होता है इसके अंदर इस कहरवा के कुछ गुण आ जाते हैं और उस रेशम के द्वारा कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया। तो थेल्स ने इसी को ही इलेक्ट्रिसिटी नाम दे दिया। थेल्स नामक वैज्ञानिक ने जो विद्युत का उत्पादन किया था, इस प्रकार की विद्युत का कोई दैनिक जीवन में उपयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों थेल्स नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो विद्युत बनाई जाती है उसको हम स्थैतिक विद्युत कहते हैं, स्तर विद्युत कहते हैं। दोस्तों अभी आपको मैं बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए अभी हमने समझा है कि ये कोई आपके पास में कहरवा नामक की छड़ है। क्या है? कहरवा नामक की छड़ है और इसको हमने घर्षण करवाया है किससे? ये कोई आपके पास में रेशम है, इस रेशम से हमने क्या करवाया है? घर्षण करवाया है। दोस्तों इन दोनों के मध्य जब घर्षण करवाया जाता है तो इसके अंदर, इस कहरवा के अंदर क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं कुछ समय के लिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश पाया जाता है, कौन सा? ऋणात्मक। अर्थात हम कह सकते हैं कि कहरवा एक ऋणात्मक आवेश वाली धातु होती है। इसके अतिरिक्त हम ये कह सकते हैं कि रेशम जो होता है तो धन आवेशित होती है ये आपके पास में। अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे समझना चाहते हैं कि कहरवा नामक की जो छड़ होती है इसको हम कांच की छड़ भी कह सकते हैं। और दोस्तों यूनान के अंदर इस कहरवा को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन कहा जाता है इसको। अब देखिए दोस्तों, जब इस कहरवा के इलेक्ट्रॉन आपके पास रेशम में चले जाते हैं तो ये वाली जो छड़ है, रेशम जो होता है आपके पास में, वो क्या हो जाता है? आपके पास में इलेक्ट्रॉन इसके पास में आ रहे हैं तो ये आपके पास ऋणावेशित हो जाएगी। लेकिन आपके पास जब इसके इलेक्ट्रॉन रेशम में जा रहे हैं तो ये आपके पास में क्या हो जाएगी? धनावेशित, अर्थात प्रोटॉन कह सकते हैं इसको। तो हम ये कह सकते हैं कि धातु, यह आपके पास में क्या है? एक तरह से धातु है। यह आपके पास में क्या है? अधातु, अधातु। वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार ये पता चलता है कि धातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन छोड़ने का, यह आपके पास में धातु है, इलेक्ट्रॉन छोड़ने का, और अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण पाया जाता है। अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण पाया जाता है। देखिए दोस्तों, आगे हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि विद्युत जो होती है, इस तरह की जो विद्युत होती है इसका दैनिक जीवन में कोई उपयोग नहीं है। जिस तरह से स्तर रहने वाले पानी का कोई उपयोग नहीं होता है, लेकिन बहते हुए पानी के अनेक उपयोग हो सकते हैं, जैसे कि विद्युत का उत्पादन करना। पानी के द्वारा भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जिसका दैनिक जीवन में बहुत उपयोग किया जाता है। लेकिन देखिए दोस्तों, इस तरह की जो विद्युत होती है इसका दैनिक जीवन में कोई उपयोग नहीं होता है।
थेल्स नामक वैज्ञानिक के बाद में नेक्स्ट जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है वो वोल्टा नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया जाता है। वोल्टा नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से विद्युत का उत्पादन किया गया और उस तरह की जो विद्युत होती है इसका दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है, लेकिन इसको अधिक दूरी तक पारेषित नहीं किया जा सकता है। वोल्टा नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो विद्युत उत्पन्न की गई थी उसको हमें चल विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? चल विद्युत। चल विद्युत के दैनिक जीवन में अनेक उपयोग होते हैं। दोस्तों वोल्टा नामक वैज्ञानिक के बाद में नेक्स्ट वैज्ञानिक आए फैराडे नामक वैज्ञानिक है। फैराडे नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है उसको भी हम चल विद्युत कहते हैं। आज के दैनिक जीवन में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। दोस्तों माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो विद्युत बनाई जाती है उस विद्युत को दैनिक जीवन में सर्वाधिक रूप से पारेषित किया जाता है और सर्वाधिक उसका उपयोग किया जाता है। माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो विद्युत बनाई जाती है वो आपके किसी भी धारावाही संवाहक का मतलब होता है चालक। संवाहक का मतलब क्या होता है? चालक या कंडक्टर। जब किसी भी चालक को चुंबकीय बलरेखाओं के मध्य रख करके गतिमान करवाया जाता है तो चालक के द्वारा चुंबकीय बलरेखाओं का छेदन होता है और उस चालक के अंदर ईएमएफ जनरेट होता है। इस तरह की जो विद्युत होती है उसको हम चल विद्युत कहते हैं। दोस्तों फैराडे नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो विद्युत बनाई जाती है इसको उत्पादन क्षेत्र से लेकर के सुदूर यानी कि बहुत ही दूर तक उपभोक्ता केंद्रों तक पारेषित किया जा सकता है। इस तरह की जो विद्युत होती है फैराडे नामक वैज्ञानिक के द्वारा उत्पन्न जो विद्युत होती है उसको आसानी से चालकों, तार या केबल्स के माध्यम से प्रवाहित कर सकते हैं। दोस्तों आपके पास में अभी हमने पढ़ा है विद्युत। विद्युत जो होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक होती है चल विद्युत, एक होती है स्तर विद्युत। दोस्तों विद्युत के अतिरिक्त एक विद्युत धारा भी होती है, एक होती है केवल विद्युत, एक होती है विद्युत धारा। विद्युत धारा विद्युत आपके पास में दो प्रकार की है, चल विद्युत और स्तर विद्युत। स्तर विद्युत विद्युत धारा भी आपके पास में दो प्रकार की है, एक है एसी, एक है डीसी। एसी का पूरा नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट, जिसका दूसरा नाम प्रत्यावर्ती धारा भी होता है। डीसी का पूरा नाम डायरेक्ट करंट, जिसको दिष्ट धारा भी कहते हैं। एसी और डीसी में मुख्य अंतर फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति का पाया जाता है। दोस्तों आपके पास में जो चल विद्युत होती है, चल विद्युत जो होती है अर्थात हम माइकल फैराडे के द्वारा उत्पन्न जो विद्युत होती है इसका दैनिक जीवन में जो उपयोग किया जाता है वो अनेक उपयोग है। जैसे कि आपके पास में पंखे चलाना, मोटर चलाना, लैंप प्रकाशित करना, ये आदि जो उपयोग है वो चल विद्युत के ही उपयोग होते हैं। दोस्तों विद्युत को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों विद्युत का जो रूपांतरण होता है वो अनेक प्रकार से होता है, जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं। अभी जैसे हम दैनिक जीवन में उपयोग लेते हैं विद्युत के, अनेक प्रकार के इसके प्रभाव होते हैं। अर्थात विद्युत को ना ही देखा जा सकता है, लेकिन इसका पता उत्पन्न प्रभावों से लगाया जाता है। जैसा कि हम यहाँ पे अभी देखते हैं इसके प्रभाव। पहला जो प्रभाव होता है इसके लिए हम कह सकते हैं चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत जो आता है वो आता है जैसे कि विद्युत के द्वारा पंखे चलाए जाते हैं, विद्युत के द्वारा मोटर चलाई जाती है। विद्युत का दूसरा जो प्रभाव होता है वो है आपके पास में ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव के अंतर्गत घरों के अंदर जो हीटर चलाए जाते हैं वो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के अंतर्गत आता है। हीटर चलाना, हीटर व
वैद्युतिक फ्रेश आपके पास में ऊष्मीय प्रभाव के उदाहरण है। इसके अतिरिक्त विद्युत का प्रभाव आता है जैसे कि प्रकाशीय प्रभाव है। प्रकाशीय प्रभाव, प्रकाशीय प्रभाव के अंतर्गत आता है आपका लैंप का प्रकाशित होना, लैंप का प्रकाशित होना। इसके अतिरिक्त आपके पास में विद्युत का जो प्रभाव है रासायनिक प्रभाव है, रासायनिक प्रभाव। इसके अंतर्गत आता है आपके सेल और बैटरी, सेल और बैटरी। तो दोस्तों विद्युत का जो पता लगाया जाता है वो उत्पन्न प्रभाव से लगाया जाता है। मैग्नेटिक इफेक्ट, इसके अतिरिक्त आपके पास में हीटिंग इफेक्ट है, इसके अतिरिक्त आपके पास में लाइटिंग इफेक्ट है, इसके अतिरिक्त आपके पास में केमिकल इफेक्ट है। विद्युत धारा के मुख्य रूप से 4 प्रकार के प्रभाव होते हैं। दोस्तों इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन में जो आपके पास में विद्युत का उत्पादन किया जाता है वो चल विद्युत का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है और स्तर विद्युत का बहुत ही कम उत्पादन किया जाता है, अर्थात नगण्य इसका उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास में दोस्तों पदार्थ। आपके पास में अगला जो पॉइंट आ रहा है पदार्थों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थों की कितनी अवस्थाएं होती है, इसके अतिरिक्त हम अणु परमाणु के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों पदार्थ के लिए आपको ज्यादा डिफिकल्टी चीज नहीं है कि पदार्थ किसे कहते हैं, इससे रिलेटेड भी कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के अंदर। पदार्थ, पदार्थ के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसकी ज्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं है कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ के लिए डेफिनेशन है जो स्थान घेरता है, स्थान घेरता है और जिसमें निश्चित भार होता है, भार होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास में अभी ये पेन है तो ये एक पदार्थ की श्रेणी में है क्योंकि इस पेन को हम कहीं पे भी रखते हैं तो ये स्थान घेरेगा और इसके अंदर निश्चित भार, भले ये आपके पास में 0.01 ग्राम ही इसके अंदर भार हो लेकिन इसके अंदर भार होता है। इसके अतिरिक्त जैसे मान लीजिए आपके पास में ये डस्टर है तो ये भी आपका एक निश्चित स्थान घेरता है और इसके अंदर एक निश्चित भार होता है। तो दोस्तों पदार्थ के लिए जो डेफिनेशन होती है वो ज्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं है, जो स्थान घेरता है जिसमें निश्चित भार होता है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पदार्थों की 3 अवस्थाएं पाई जाती है, 3 अवस्थाएं पाई जाती है। एक अवस्था होती है वो होती है ठोस अवस्था, दूसरी अवस्था होती है द्रव अवस्था, तीसरी जो अवस्था होती है वो होती है गैसीय अवस्था। दोस्तों ठोस अवस्था जो होती है इसके जो गुण होते हैं वो गुण ये है कि ठोस जो होते हैं इनके अंदर निश्चित भार होता है, आकार होता है, भार होता है, आकार होता है और आयतन होता है, आयतन होता है। ठोस जो पदार्थ होते हैं इनके अंदर निश्चित भार होता है, आकार होता है और आयतन होता है निश्चित। इसका जो उदाहरण हम ले सकते हैं जैसे मान लीजिए आपके पास में लोहा है, लकड़ी है, ये इसके उदाहरण है, सोना है, चांदी है। इसके बाद में आता है द्रव। द्रव के अंदर जो गुण पाए जाते हैं वो है निश्चित भार होता है, निश्चित भार होता है और निश्चित आयतन होता है, निश्चित आयतन। लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, आकार निश्चित नहीं, अर्थात आकार क्या होता है इनका, अनिश्चित होता है। द्रव के अंदर हम कह सकते हैं जैसे पेट्रोल है, डीजल है आदि। गैसीय जो पदार्थ होते हैं इनके जो गुण हैं वो है इनके अंदर निश्चित भार होता है, केवल निश्चित भार होता है।
लेकिन आकार और आयतन इनका निश्चित नहीं होता है। आकार व आयतन अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। दोस्तों इसका जो उदाहरण है, जैसे कि हम ले सकते हैं क्या, ऑक्सीजन, एक गैसीय पदार्थ है ऑक्सीजन। दोस्तों पदार्थों के बारे में ज़्यादा डिफिकल्टी क्वेश्चन नहीं पुटअप होते हैं, केवल आपसे पूछ सकता है कि जैसे कि इसके अंदर, इन तीनों के अंदर एक समानता पाई जा रही है क्या, कि तीनों का जो आकार होता है वो निश्चित होता है, सॉरी भार जो होता है वो निश्चित होता है, निश्चित भार होता है, निश्चित भार होता है और निश्चित भार होता है। लेकिन आपके द्रव गैस इनके अंदर आकार और आयतन परिवर्तन होता रहता है। लेकिन ठोस जो होते हैं इनका आकार भी निश्चित होता है, इनका भार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अर्थात हमें जो इलेक्ट्रॉन है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको रहेगी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इसका आकार क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन छोटा कण होता है या अणु छोटा कण होता है, आपके पास में प्रोटॉन के ऊपर कौन सा आवेश पाया जाता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।